ऐसे वक्त में सावरकर के बारे में जो कुछ भी बातें उठ रही हैं, जो कुछ भी बातें कही जा रही हैं, वो निश्चित तौर से एक सांप्रदायिक राजनीति, हिंदुस्तान को विभाजित करने की राजनीति, हिंदुस्तान को एक सांप्रदायिक दंगों के और सांप्रदायिक माहौल के उसमें ले जाने की ही एक कोशिश का हिस्सा देखा जाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है। और जहां तक सावरकर का पिछला रिकॉर्ड है, उसको भी मैं बहुत इनकलाबी नहीं मानता हूं। देखिए, इनकलाब के पूरे उस दर्शन को मैं चैलेंज करता हूं। बंगाल में ज्यादातर इनकलाबी जो थे वो काली भक्त थे और दुर्गा भक्त थे। केवल भगत सिंह एक अकेले ऐसे इनकलाबी थे जिन्होंने समाजवाद की बात की, जिन्होंने सेक्युलरिज्म की बात की, जिन्होंने एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की। तो बड़े कम लोग थे इन इनकलाबियों के माध्यम से जो बंदूक पिस्तौल से लड़ना चाहते थे, हिंदुस्तान की आजादी लेना चाहते थे। वो हिंदू भारत बनाना चाहते थे, जो आज बीजेपी बनाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, वही था। तो दूसरी बात यह है कि लेकिन इस दौर में 1910 तक, जब तक सावरकर लंदन में थे, इन लोगों को पता भी नहीं था कि हिंदुस्तानी जनता किस तरह से सोचती है, और न ही ये किसी तरीके के उस माहौल से परिचित थे। महात्मा गांधी को मैं इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्ति मानता हूं, बहुत महत्वपूर्ण उनका हस्तक्षेप मानता हूं कि महात्मा गांधी ने देखा कि हिंदुस्तान का तेवर दूसरा है। वो तेवर बंदूक पिस्तौल लेके लड़ने का नहीं है, और किसी भी बड़े मुल्क में बंदूक पिस्तौल लेके नहीं होता। यहां तक कि लेनिन के बड़े भाई जो थे, उनको फांसी की सजा भी हुई थी उनकी, और वो जार की हत्या में शामिल थे। लेनिन ने बाकायदे इसकी प्रतिज्ञा ली थी कि हत्या की राजनीति से वो काम नहीं करेंगे, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे, बोल्शेविक पार्टी बनाएंगे। तो ये देखिए, एक जो बात है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में किस तरह से एक आजादी की लड़ाई लड़ी जाए, इसकी समझ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इन लोगों में थी, जो इन इनकलाबियों में नहीं थी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, नहीं थी, चाहे जितना आप उनकी पूजा कर लें। तो और उसमें केवल एक एक्सेप्शन है, वो भगत सिंह है, जो समाजवाद की बात करता है और जो ये भी कहता है कि मैंने केवल जगाने के लिए ये धमाका किया है। तो इसको हमको समझना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा संदर्भ है। और सावरकर भी उसी में शामिल थे। इवन सावरकर के दौर में 1910 तक में लोग, एम.एन. रॉय जैसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट क्रांति, बोल्शेविक क्रांति भी करना चाहते थे, उनसे भी कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिश्ता बना। बर्लिन में एक बाकायदे एक बड़ी भारी महास थी, एक बड़ा भारी संगठन था जिसमें लोग आज़ादी की बात करते थे। मैडम कामा थी फ्रांस में, इंग्लैंड में ये इंडिया हाउस चलाते थे, श्यामजी वर्मा थे, वगैरह वगैरह, ये सब सारी। तो मेरा ये कहना है कि ये इसको एक बहुत उस पैमाने पे देखना चाहिए, ब्रॉड पैमाने पे, कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के बेसिक पैराडाइम्स क्या है। पैराडाइम्स वो नहीं है जो सावरकर सोचते थे या दूसरे इनकलाबी सोचते थे, पैराडाइम्स वो नहीं थे। और ये सावरकर का स्वाभाविक एक सरेंडर था टुवर्ड्स कम्युनलिज्म, टुवर्ड्स ब्रिटिश राज, जब 1937 में उनको जगह मिली। तो एक बात तो ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, अगर आप व्यक्तिगत रूप से लीजिए तो सावरकर माने बहुत ही सेक्युलर आदमी है। उसमें वो न हिंदू धर्म में उनका बहुत कोई विश्वास है, हाँ हिंदू डम पर विश्वास है, हिंदुत्व पे है, लेकिन हिंदू धर्म को बड़ा कम महत्व देते हैं, और बड़ा रैशनलिस्ट भी हैं। खाने पीने के संदर्भ में भी वो तमाम काउ स्लाटर और ये वो गाय फाय, ये सब किसी चीज से वो जुड़े हुए नहीं है। तो वो एक मॉडर्न जो नेशनलिज्म यूरोप में डेवलप हो रहा था, उसके वो अनुयायी के रूप में वो आ रहे थे, और उनको लगता था कि जिस तरह के क्रोपोटकिन, बाकी रेवोल्यूशनरीज रशिया में और बाकी जगहों में इकट्ठा हो रहे हैं, शायद वो भी ऐसा कर लेंगे। लेकिन ये संभव नहीं था, और ये दृष्टि इसलिए थी कि वो हिंदुस्तानी जनता से जुड़े हुए नहीं थे। लंदन में बैठ के आप क्रांति नहीं कर सकते हैं हिंदुस्तान के लिए। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए, इसीलिए उनको हिंदुस्तानी जनता से परिचय हुआ वहां पर,
साउथ अफ्रीका में। इसीलिए वो हिंदुस्तान में आके एक बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी जनता को मोबिलाइज कर पाए। लंदन में नहीं कर पाए थे, लंदन में बैठ के आप ये नहीं कर सकते हैं। तो एक बात तो ये। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि सावरकर का आज जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से सांप्रदायिकता के लिए, हिंदू मुस्लिम भेद के लिए और हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स। मैं ये भी कहूंगा कि हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स में भी जिस तरह से सावरकर कहते थे कि उसमें हिंदू धर्म कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। आज भी मैं सुबह बनारस में हूँ, आज उस धाम के करीब जाने का हमको मौका मिला था, कोई एक प्रोग्राम था। ये बिल्डिंग बना लेने से, मुगलों के जमाने में भी इस तरह की बिल्डिंगें बनी, और बहुत सारी बिल्डिंग बनाने से, धाम बना लेने से कोई धर्म नहीं होता। ये धर्म ध्वजी है, इसके लिए बाकायदे एक शब्द है हमारे उसमें, धर्म ध्वजी। ये धर्म के लोग नहीं है, ये धर्म का झंडा लेके चलते हैं जिसके अंदर धर्म कुछ नहीं है, जीरो है, अधर्म है, बल्कि धर्म नहीं है, अधर्म है। तो ये जो लोग हैं ये एक सावरकरवादी हैं। एक्चुअली सावरकर के पूरे की पूरी विचारधारा को इन्होंने मैं अगर कहूं तो उन्होंने ले लिया है, या आप कह सकते हैं चोरी कर लिया है। एप्रोप्रिएट करना जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, ये संघ परिवार का धर्म है। वो पटेल को उन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया है, उन्होंने सबको अप्रोप्रिएट कर लिया, यहाँ तक कि भगत सिंह के यहाँ भी जाके, वहां पंजाब में जाके भगत सिंह का नाम दे दिया उन्होंने, एयरपोर्ट का नाम कर दिया। सब जगहों में, सब जगह नाम बदल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोप्रिएट करने की प्रवृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति के तहत ये आता है। क्योंकि उनके पास अपने कोई रिकॉर्ड्स नहीं हैं, उन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए वो इन सब तमाम जो हमारे आइकॉन्स हैं, हमारे जो वो हैं, उनको वो ग्रहण कर लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि भगत सिंह को तक नहीं छोड़ना चाहते हैं, जब तक कि लोग पॉइंट आउट न करते हैं कि भगत सिंह तो भाई समाजवाद के प्रणेता थे, समाजवाद की बात करते थे, तो तब तक वो छोड़ते नहीं है, लेकिन रखे रहते हैं। तीसरी बात यह है कि सावरकर की भूमिका महात्मा गांधी की हत्या में, सावरकर को छोड़ दिया, सावरकर को छोड़ दिया गया। नहीं, एक मिनट आप सुनिए, सावरकर को छोड़ दिया गया। और सावरकर जब ट्रायल में आते थे तो वो नाथूराम गोडसे की तरफ ताकते तक नहीं थे और कहते थे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। देखिए ये जो ये इस किस्म का जो चरित्र है, ये तथाकथित रेवोल्यूशनरीज, तथाकथित जो अंडरग्राउंड वर्कर्स है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ये प्रवृत्ति पनपती रहती थी, और जो लोग उसमें धोखा देते थे उन लोगों में पनपती रहती थी। तो मेरा ये कहना है कि महात्मा गांधी की हत्या में बाद में जो कमीशन बना, खन्ना कमीशन मेरे ख्याल से जहां तक नाम है, तो उसने पाया कि सावरकर की एक भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण। सावरकर को जिस समय नाथूराम गोडसे बंबई से दिल्ली के लिए विदा ले रहे थे, तो सावरकर ने बाकायदे आशीर्वाद दिया, नीचे मकान के उतर के कहा यशस्वी भवा, तुम इसको कर सको, तुम इसको करो। तो देखिए ये बड़ी भारी भूमिका है। ये जो भूमिकाएं हैं सावरकर की, ये उनको पूरे हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद, पूरी हिंदुस्तानी जिंदगी, पूरी हिंदुस्तानी जो अस्मिता है उसके खिलाफ खड़ा करती है उनको। लेकिन हमको इस पे स्वीकार नहीं करना चाहिए कि उनका एक पीरियड भी रहा है जिस पीरियड में वो कंफ्यूज ढंग से दूसरे तरह की बातें सोचते थे। इससे अपाहत के पीरियड में कोई रिश्ता नहीं है, टूटा हुआ रिश्ता है, उसको जानकर करना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम खुद फंसेंगे। हमको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वी शुड बी ऑब्जेक्टिव, हिस्टोरिकली। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे आपका स्वागत है इस बात का कि ये जो जिस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है सावरकर का, उस महिमा मंडन में कहीं ना कहीं हम भी ये भी पाते हैं कि वो क्रांतिकारी रहे होंगे, एक प्रगतिशील विचार के रहे होंगे, लेकिन बाद में बाय द वे मैं हस्तक्षेप करूंगा, प्रगतिशील कभी नहीं थे वो।